भक्ति से भीड़ में तुम निकल सको तो चलो, यहाँ किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। इन्हीं पंचों के साथ मैं आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता, राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद महोदय और युवाओं के मार्गदर्शक श्री रोडमल जी नागर सर को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत। संस्था के अध्यक्ष भाई अजय विजयवर्गीय जी, संस्था के प्राचार्य, उपस्थित सभी विद्यार्थी साथियों, जैसा कहा उद्बोधन ये हमारा एक पारिवारिक समागम, एक पारिवारिक परिचर्चा, और इस पारिवारिक परिचर्चा में हम बातचीत करेंगे, हम कैसे हैं, हम कैसे हैं, क्या करना है, अभी तक क्या किया है, आगे क्या करना। और इसलिए भाषण जैसी कोई बात नहीं, लेकिन हम आपस में बात करते रहें और अपनी परिचर्चा, अपना ज्ञान, अपने नॉलेज, इसको रखने के लिए हमारे वरिष्ठ जनों ने कार्य योजना बनाई। हमारे अपने अनुभव, हमारे अपने काम करने की दिशा, हमारा अपना सोच, हमारा अपना विचार, हमारा अपना व्यवहार, ये बगैर किसी औपचारिक परिवेश में बांधे हुए हम सहज रह करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने जिले और अपने देश के लिए और इस दुनिया के लिए मेरा क्या योगदान हो सकता है, इस दिशा में हम विचार करें और अपने आप को उस दिशा में बांधें। सामान्यतया विषय अनेक हैं, लेकिन एक समय एक ही विषय पर चर्चा हो सकती है। हम सब जिस देश के निवासी हैं, 80% मैंने लाइट इसलिए जलवाई है कि मुझे सबके चेहरे दिख सकें। मुझे सबके चेहरे दिख सके और किसको मजा आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है और किसको ज्यादा जानकारी मिल रही है जो पड़ोसी को बता रहा है। हम सब इस शिक्षा के केंद्र में एकत्रित हैं। मैंने कहा, विद्यार्थी साथियों, एक एक शब्द पर गौर करेंगे तो कार्यक्रम की अपने जीवन में सार्थकता होगी। हम सब जीवन पर्यंत विद्यार्थी हैं।
हम बहुत ज्ञाता हो गए हैं, बहुत जानकार हो गए हैं। ये भाव कभी भी जीवन में आना नहीं चाहिए, और जिस दिन आ गया उसी दिन हमारा रिवर्स गियर लग गया। और इसलिए अच्छी बातों को चारों ओर से आने दो। हम क्या करें? बिल्कुल सीधा प्रैक्टिकल। हमारे अपने देश में कुछ कहावतें बनी हैं, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं वहां की आजीविका लगभग आज थोड़ी कम हो गई, लेकिन मूल हम अगर आजादी के समय को आधार बना करके चले तो 80% के लगभग हम सब हमारी आजीविका या तो खेती या खेती के जो व्यवसाय व्यापार हैं, खेती के जो काम है, खेती आधारित जो व्यवसाय है, उससे हम सबकी आजीविका जुड़ी रहती है। उससे आज मेरे मन में ये बात है कि एक ही विषय पर चर्चा की जाए और इस विषय पर ही चर्चा की जाए। अधजल गगरी चल कर नाचना आवत आंगन टेरा, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। जितनी कहावतें हमारे अग्रज हमारे पूर्वज कह करके गए हैं, प्रत्येक कहावत चरितार्थ है। लेकिन एक कहावत मुझे और भी याद है, और वो कहावत ये है कि उत्तम खेती मध्यम व्यापार तृतीय चाकरी भी। हम सब विचार करते होंगे जो लोग थोड़ा भी खेती को समझते हैं, क्योंकि सामान्यतया हम सबकी कहीं ना कहीं सोच दिशा खेती पर टिकी हुई है अधिकांश लोगों की। क्या आज खेती उत्तम है? क्या आज खेती उत्तम है? क्या व्यापार दूसरे नंबर पर है? क्या नौकरी तीसरे नंबर पर है? नहीं, ऐसा लगता है नहीं। लेकिन अगर हमारे पूर्वज, अगर हमारे अग्रज जितनी बातें बता करके गए, जितनी कहावतें कह करके गए, उनमें से एक भी कहावत अगर गलत हो, किसी भी कहावत को निकाल दो, एक भी गलत नहीं है। ये गलत कैसे कह दिया? ये कहावत भी गलत नहीं है। जो वर्ग, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके व्यवहार और आचरण में विसंगति आई है, कमी आई है, काम करने के तरीके को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये हमें चरितार्थ होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। नहीं तो हकीकत में खेती ये एक नंबर का ही काम है, एक नंबर का ही काम। हमारी पीढ़ी से, इसको करने वाले लोगों से, हमसे कहीं ना कहीं भूल हुई है, कहीं ना कहीं चूक हो रही है, कहीं ना कहीं गलती हो रही है। और अगर भूल होती है तो उसका सुधार हो सकता है। जैसे सुधार हुआ, अगर भूल हुई है उसको ठीक करना, उसका सुधार करना, उसका परिमार्जन करना, सही दिशा में आगे बढ़ना। और ये जवाबदारी जिनसे भूल हुई है उनकी नहीं है, उस भूल को ठीक करने का काम इस देश के भविष्य का है।
हमारा अपना है, उस भूल को कैसे ठीक करें, उस व्यवस्था को कैसे ठीक करें, उसके कौन कौन से आयाम हो सकते हैं, उसके ऊपर विचार करें। एक छोटा हम पढ़ते थे, हमने देखा, पढ़ा, लोग बताते लोहा यहां से निकलता, जब हम गुलाम थे लोहा यहां से निकलता था, कच्चा लोहा बाहर जाता, वहां से पक्का आता, फिर हम काम करते, तमाम तरह के खनिज ऐसे ही होता था। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में हमारे अपने उस क्षेत्र के लोगों ने काम करने की शुरुआत की और वो यहीं पर बनना, यहीं पर प्रारंभ हुआ। आज दुनिया के बाजार में बाकी लोगों में भी हो सकता है, बाकी दिशाओं में भी हो सकता है, अगर आज हम देखें तो दुनिया के बाजार में सबसे ज्यादा और हमारे अपने हिंदुस्तान में बहुत बड़ा बाजार भारतवर्ष है। इसमें सबसे ज्यादा अगर पेट किसी की है तो वो है चाइना की, है कि नहीं? वो चाइना में गणेश जी की पूजा नहीं होती, लेकिन गणपति की मूर्ति वो बनाते हैं। एक एक चीज जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र में वहां के लोग काम करते हैं, स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, यहां आकर के और सीख करके समझ करके जाते हैं हमें किन चीजों की आवश्यकता है और वहां पर वो उनको देते हैं, वहां से ला करके हमको देते हैं। अभी कौन वर्ग है ऐसा, कौन लोग हैं ऐसे जो वहां से चीजें हमें परोस रहे हैं, और हम कैसे लोग हैं जो उसको स्वीकार कर रहे हैं? हाथ में बांधने का धागा यह भी चाइना से आने लगा है। बाकी बड़ी बड़ी चीजें अलग की बात, आता नहीं आता है, आता है, और इतना करप्ट कर दिया है बाजार को, सस्ता 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 और सस्ता, और उसमें उस सस्ते में जहर 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 और जहर, इससे जीवन हमारे बर्बाद हो रहे हैं। हम सस्ते की भाग दौड़ में भाग रहे हैं और अपने आप को खड़ा करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। हम क्या करें? इस खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए हम क्या करें? ये एक सिद्धांत की बात मैं नहीं बता रहा, एक व्यवहार की बात बता रहा, व्यवहार की। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, लोग कहते हैं इस देश की समस्या, दुनिया कहती है भारतवर्ष की समस्या, आम आदमी कहता है भारतवर्ष की समस्या क्या? बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या इस देश की समस्या। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये बढ़ती हुई जनसंख्या, हमारे देश की जनसंख्या हमारे लिए समस्या नहीं है, ये हमारी ताकत है। पॉपुलेशन हमारी ताकत है, और ताकत हम बने, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें जानकार बनना पड़ेगा, कुशल बनना पड़ेगा, ज्ञाता बनना पड़ेगा, विषय विशेषज्ञ बनना पड़ेगा, और किताब में पढ़ करके नहीं, मैदान में करके देखना और दिखाना पड़ेगा। पहले हम करें, हम देखें और देख करके समाज को दिखाएं। कैसे दिखाएं? हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास साधन नहीं, संसाधन नहीं, कैसे होगा? भाषणों से हो जाएगा? प्रवचन देने से हो जाएगा? नहीं, करने से होगा। कैसे करें? कैसे करें उसके तरीके। आज
वर्तमान में जो सुविधाएं हैं, सरकार ने एक व्यवस्था कायम की है। जो भी खेती से संबंधित काम है, कृषि से जुड़े हुए काम है, उसके लिए एक एफपीओ बनाना, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, हम सब लोग उसमें बना सकते हैं। जो खेती करता है, जिसके नाम से जमीन है, या जो खेती मजदूरी करता है, खेती और मजदूर है, जिसकी आजीविका खेती पर निर्भर है, ऐसे सारे लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। ये नेट पर पड़ा हुआ है। भारत सरकार की योजना, कृषि विभाग की परंपरागत कृषि विकास योजना, उसमें रखा हुआ है। हम सब जाकर के उस पर देख सकते हैं। मेरे से भी व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। उसमें करना क्या पड़ता है, बहुत सरल बात है, बहुत सरल बात। मैंने कहा मैं बातचीत करूंगा और बातचीत के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में अगर किसी के मन में प्रश्न हो उसका समाधान करेंगे। हम 10 लोग मिल जाएं, केवल 10 लोग, 10 लोग मिलकर के उसके 4-5 कागज हैं। मैं किसान हूं, मेरी ये जमीन है, अपना आईडी, अपना बैंक का अकाउंट, अपना आधार कार्ड, फोटो, 5-6 चीजें लेकर के 50,000 रुपए में एक कंपनी फॉर्म हो जाती है। 10 लोग मिलकर के डायरेक्टर बन जाओ, 10 लोग मिलकर के डायरेक्ट 10 लोग व्यक्ति तय हो जाओ, 10 लोग तय होकर के 5-5 हजार रुपए कहीं से व्यवस्था हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, एक एफपीओ बना सकते हैं, बन जाएगा, 50,000 में खड़ा हो जाएगा। उसके बाद हम उसमें 10-10 रुपए के शेयर के जो लोग जिनकी आजीविका है, 500 लोगों को उसमें अपन जोड़ सकते हैं। जैसा हमारा उपभोक्ता भंडार रहता है, इस तरीके से ये समझ में आ जाएगा। उपभोक्ता भंडार ये आपकी टीम हो गई, ये आपका, उसमें अलग अलग गांव से, हम अलग अलग गांव से, अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। एक इस गांव का, एक इस गांव का, एक इस गांव का, एक इस गांव का, ऐसे 5-7 गांव के लोगों को हम तय कर सकते हैं। और हर गांव में 50-50 लोगों को भी जोड़ते हैं, तो 5-7 गांव में, 10 गांव में 500 लोग आराम से जुड़ जाएंगे, नाम इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन करने वाले लोग 10, 20, 50 ही होंगे। ये एक क्लस्टर बन जाएगा अलग अलग गांव का। अब इससे फायदा क्या है? फायदा इससे ये है कि हम जितने शेयर हम काम करना चाहते हैं, हम काम करेंगे। जो व्यापार जो करना है, सेवा करना है, सेवा करेंगे। सबके लिए नाबार्ड की ओर से, एसएफएससी की ओर से सुविधाएं दी जाती है, अनुदान दिया जाता है। अगर हमने 15 लाख के शेयर, हमारी अपनी पूंजी, हमारी अपनी कैपिटल, अधिकतम 15 लाख, अगर आप 10 लाख डालेंगे तो 10 लाख, 5 लाख डालेंगे 5 लाख, आपकी बैंक, आपका अकाउंट, आपका खाता, आपके द्वारा संचालन, सारी व्यवस्थाएं आपके द्वारा, सब आपको करना है। आपका पैसा आपके खाते में, आपने वो प्रमाण पत्र जाकर के वहां पर दिया, आपको जितना अकाउंट में आपके शेयर होल्डर आप बने, और एक व्यक्ति के 1 लाख रुपए के भी उसमें शेयर हो सकते हैं। आप 10 लोग हो, 1-1 लाख रुपए के भी शेयर उसमें डाल सकते हैं। उतना ही शेयर, उतना ही अनुदान किसी से लेकर के भी डाल सकते हैं आप, बाकी लोग पब्लिक से भी ले सकते हैं आप। उतना ही अनुदान आपको भारत सरकार की 3 अलग अलग संस्थाएं हैं, उसके माध्यम से आपको मिल जाएगा। अगर 15, अधिकतम 15 लाख है, 15 लाख आपने डाले तो आपकी कैपिटल, आपकी पूंजी हो गई 30 लाख। वो अनुदान रहेगा। आप किसी भी क्षेत्र में वैल्यू एडिशन में कुछ मत करो, आप वैल्यू एडिशन कर दो। गेहूं निकल रहा है, सोयाबीन निकल रही है, एक 4 लोग मिलकर के, 6 लोग मिलकर के ग्रेडिंग प्लान डाल दिया हमने। अब वो ग्रेडिंग प्लान जो आप डालेंगे, उसमें भी आपके पास
20 लाख 25 लाख 30 लाख रुपए जो भी आपके शेयर कैपिटल 5 7 8 लोगों की मिलकर के हो गई, वो क्रेडिट प्लान आप डालेंगे, जमीन से लेकर के मशीन से लेकर के हर योजना में 33% से लेकर के 75% तक उसमें अनुदान थे। और हम शंका करते हैं, हमें ये लगता है कि बैंक पैसा देता नहीं है और सब्सिडी मिलती नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नाबार्ड, एसएमएससी, ये ऐसी संस्थाएं हैं जहां अंदाज देख लेना, 1 रुपए की रिश्वत कोई लेता नहीं है। लोग कुछ भी कहेंगे, लोग यहां छोटी छोटी बातें अपने स्थानीय बैंकों की, स्थानीय संस्थाओं के संगठनों की बात करें, कहीं पर ऐसे व्यवहार में आता होगा, आता भी है, देखने में मिलता भी है, लेकिन इन संस्थाओं में कोई चीटिंग नहीं है। अगर दबाव रहता है तो काम करके दिखाने का काम